प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का हमारा जो विषय है वो बड़ा दिलचस्प है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नाम है उनका डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पर जिस प्रकार का आचार व्यवहार वो करते हैं, कई बार सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति है या कुछ और है। तो डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका क्या करने जा रहा है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो ट्रंप की अय्यारी पर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अर्थात सैन्य प्रमुख मुनीर को अपने यहां आज लंच पर आमंत्रित किया। बड़ी आत्मीयतापूर्ण उनकी मुलाकात हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुनीर ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी भूमिका निभाई भारत पाक के बीच युद्ध को रुकवाने के संदर्भ में, और वो भूमिका इतनी बड़ी है कि मुनीर का मानना है कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार मिलने की मांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अभिभूत है। डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल मुनीर का धन्यवाद ज्ञापित किया, बल्कि साथ साथ अपने बयान में यह कहा है कि वह पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से मिलकर अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और यह मुलाकात तो हुई पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच, पर इससे सियासी गर्मी आ गई भारत में। भारत जो अरसे से विश्व पटल पर यह बताने और जताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकी घटनाओं में सीधे तौर पर सम्मिलित रहता है। एक ऐसा मुल्क है जिसके द्वारा कितने ही लोगों की जान कभी भी ली जा सकती है। ऐसे मुल्क के संदर्भ में दुनिया को अपना नजरिया बदलना चाहिए। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति का इस प्रकार का व्यवहार हैरानी पैदा कर देता है। भारत में विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और मान रहा है कि यह भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है, नरेंद्र मोदी की विफलता है। नरेंद्र मोदी के अनगिनत विदेश दौरों पर सवाल उठाया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जिस डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजदीकी को लेकर किसी समय नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर रहते थे, आज ट्रंप के साथ दूरी को लेकर भी नरेंद्र मोदी निशाने पर हैं। ट्रंप कर क्या रहे हैं? वो एक तरफ बता रहे हैं मैं पाकिस्तान से प्रेम करता हूं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि मोदी बड़े शानदार इंसान हैं। भारत जो अपने संघर्ष के बीच में अमेरिका की किसी भी रूप में भूमिका को नकार रहा है, क्या भारत की यह कोशिश ही भारत को भारी पड़ रही है? जहां एक और पाकिस्तान भारत पाक संघर्ष रुकवाने के संदर्भ में अमेरिका की भूमिका को खुले तौर पर सराह रहा है, वहीं भारत ऐसी किसी भी भूमिका से इंकार कर रहा है। इस स्वीकारोक्ति और इस अस्वीकृति के बीच में क्या कुछ है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि बलवान व्यक्ति की भी बुद्धिमानी इसी में है कि वह जानबूझकर किसी को शत्रु ना बनाए। यह शुक्र नीति के अंतर्गत कहा गया है। क्या हम अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की विवाद में किसी भी भूमिका से इंकार करने का जो रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जो रुख अपनाए हुए हैं, क्या वो हम पर भारी तो नहीं पड़ रहा है? इस बात को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जिस भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है उसके सुधी प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वो हमारे साथ मौजूद है। ऐसे नाजुक विषय पर खरी बात कहने के लिए देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इन सबके बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अनुमा आचार्य जी से करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it?
I stopped the war between two major nations, major nuclear. व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। जब वो भारत लौटते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं, उनके मुंह से क्यों नहीं आता? पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है, उनको खास निमंत्रित किया है। हमें इसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है, हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहन राव भागवत जी की राय क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है। तो अनुमा से शुरू करते हैं। ट्रंप के साथ लंच मुनीर ने किया, बेचैन हिंदुस्तान की सियासत हो गई। क्यों हो गई? अनुमा जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पे आना हुआ है और विषय भी ऐसा है कि मुनीर को लंच पे बुलाया और भारत का क्या हुआ? फील्ड मार्शल मुनीर के सेम पेडेस्टल पर ट्रंप ने इस लंच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया, जो कि तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। आप खुश हो रहे हैं क्या? ये तो हमारे प्रधानमंत्री का सीधे सीधे अपमान किया गया है। और फिर कल की सुबह एक लंबा सा बयान चला था विदेश मंत्रालय का कि 35 मिनट बात हुई, स्पष्ट कह दिया कि ये हमारे दोनों के बीचों का, हमारे दोनों देशों के बीच का ये द्विपक्षीय मुद्दा है। और हमने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने सीज फायर किया था। शाम को ट्रंप आए, उन्होंने फिर वो बयान दिखाया और जो आपने दिखाया वो बयान उन्होंने दे दिया कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने मध्यस्थता की। और तो और उन्होंने जिस तरह से जनरल मुनीर की तारीफ कर दी और साथ में नरेंद्र मोदी जी को बराबरी पे लाके कह दिया कि वो भी एक अच्छे आदमी है। तो हम देख रहे हैं हमारे भारत की विदेश नीति पूरी तरह नीचे जाके गिरी है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहां सियासत गर्म क्यों? सियासत तो गर्म होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब मेरे देश का विदेश मंत्री एक थर्ड रेटेड पिक्चर के हीरो की तरह पाकिस्तान को बता देता है कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और तुम अपने जो है आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक मूर्ख राष्ट्र है, वो एक धूर्त राष्ट्र है। और जो हमारी सेनाओं को नुकसान हुआ, वायु सेनाओं को नुकसान हुआ, देखिए देश माफ कर देता। युद्ध में होते हैं नुकसान, लेकिन उस दिन जो हरकतें की गई हैं, विदेश मंत्री की जो हरकतें हैं, वो पाकिस्तान परस्त हरकतें। और मैं कई बार कह चुकी हूं कि उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, जिससे हमारे जो विमान हैं उनको जो नुकसान हुआ, और सरकार आज तक उसके ऊपर मुंह नहीं खोल पा रही है। तो ये जो नब्ज दबा दी है ना, हमने अपनी नब्ज दूसरों के सामने दबा के रखी है कि एक तरफ हम अपने देश में विपक्ष को उलजलूल कहते हैं, हम दूसरे देशों के हाई कमीशन को बुलाकर चीजें नहीं कहते, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए अपने सांसदों को अलग अलग देशों में भेजते हैं। और किसको कौन मिलता है? केवल एक शशि थरूर जी जो कांग्रेस के सांसद थे, उनके अलावा बाकी किसी को तो सबको पुराने पुराने लोग मिलते हैं। कोई एक्स है, कोई कुछ है, केवल उपराष्ट्रपति से बात शशि थरूर जी की होती है। तो जो काम हाई कमीशन बुला के कर सकते थे, वो काम के लिए आपने जबरदस्ती सांसदों को भेजा, दूसरों के सामने ऑप्टिक्स दिखाए, और फिर बड़े बड़े बोल, जिस तरह से वो संघ की भाषा नहीं होती, एक लहजा, हमें ऐसा हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सब मैं बचपन में स्कूलों में देखती आई हूं। ये सारी बातें जो है ना, लोगों को सिर्फ दिखाने की बातें हैं। और आपको जितना भी बुरा लगे, मैं इतना कहना चाहूंगी कि देश की विदेश नीति पूरी तरह घटिया हाथों में है। जितने जल्दी विदेश मंत्री को हटा दिया जाए और किसी बेहतर व्यक्ति को नहीं लाया जाएगा, भारत की विदेश नीति
नीचे गिरी हुई है। और इसी के कारण, क्योंकि विदेश नीति का अर्थ क्या हो गया हिमांशु जी? अपने देश के सम्मान के लिए लॉबिंग करना हो गया है। जाइए हर देश में जाके लॉबिंग करिए और बिना किसी व्यापारिक समझौते के लौट आइए। किस देश के साथ हमारा व्यापारिक समझौता बढ़ा है? यहां तक कि जो हमारा रूस, जो हमारा अपना अलाय था, एक तरह से हम उसके अलाय थे, या जो कह लीजिए बहुत शानदार पार्टनरशिप रही है। हमारे सारे आज भी 70% के लगभग इक्विपमेंट हमारी सेनाओं में रूस के हैं। उसके साथ हम ना करके, बातचीत ना करके और ढंग से बातचीत ना करके हम अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। और कितना झुक रहे हैं? शायद अडानी जी के कारण झुक रहे हैं कि अमेरिका हमारे झुकने को गिरना समझ रहा है। तो इतना झुकने का क्या फायदा? इस देश को नीचा दिखाने का क्या फायदा? ऐसी कैसी सरकार जो सिर्फ ऑप्टिक्स पर चलती है, जो सिर्फ मीडिया के जरिए अपनी छवि बनाती है, काम काज तो कुछ करना नहीं है, कहीं पर भी प्रक्रियाओं की समझ नहीं है, विदेश नीति की समझ नहीं है। आज भी चीन हमारी सीमाओं पर चढ़ा बैठा है 2500 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सरकार है कि चुप रहती है, उसको कुछ बोलना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये कह दे कि चीन हमारे यहां चढ़ा बैठा है तो ना कोई घुसा है ना घुस आया है, उस नैरेटिव का क्या हो गया? और चीन समझता है ये बात। तो चीन हमें दबा रहा है, अमेरिका हमें दबा रहा है। ये 56 इंच 57 इंच कुछ भी कहते रहते हैं। कोई भी आता है, आपकी अगर इतनी बड़ी आपने छाती का माप दिया है तो आता है, मूंग दलता है और चलता बनता है, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो। प्रधानमंत्री, मेरे कुछ सवाल है आपसे। आपने काफी नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश अपने वक्तव्य में व्यक्त किया। आप नाराज किस बात से हैं? आप इस बात से नाराज हैं कि मुनीर को और मोदी को बराबर में खड़ा कर दिया। आपको इस बात में कोई शक है क्या कि पाकिस्तान में वास्तविक ताकत वहां के सैन्य प्रमुख के पास होती है? वहां के सैन्य प्रमुख के पैरों की जूती बराबर की हैसियत होती है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार। क्या आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं कि वहां पे कद शहबाज शरीफ का है, मुनीर की कोई हैसियत नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, पाकिस्तान के शासक, पाकिस्तान की हुकूमत देश की कीमत पर भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार रहती है। आपको सैन्य अड्डा बनाना है, हमारे यहां बना लीजिए। आपको कोई सामान चाहिए, हमारे ले लीजिए। वो ट्रंप के बेटे पहुंचे पाकिस्तान बिटकॉइन के लिए, बिल्कुल कर लीजिए। भारत के संदर्भ में क्या भारतीय हितों को इस तरीके से अमेरिका के कदमों में गिरवी रखते हुए आप इस देश की सरकार को देख रही हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि इस देश की सरकार देश की कीमत पर अमेरिका के हाथों अपने आप को सौंप रही है? इस पर कुछ टिप्पणियां देंगे अनुमा जी? बिल्कुल करूंगी। एक चीज तो ये कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं। वैश्विक पटल पे अमेरिका का पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वैश्विक पटल की बात करिए, डिस्काउंट मत दीजिए कि वहां सेना के हाथ में ये है और सेना के हाथ में वो है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उसको आप फील्ड मार्शल के लेवल पे ला रहे हैं और आपको बुरा भी नहीं लग रहा। और मुझे बुरा ना लगे भैया, मैं तो इस देश की सैनिक रही हूं, मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री का झुकता हुआ सिर कभी पसंद नहीं आता। और इतना झुका हुआ कि अडानी के चक्कर में आप अमेरिका के सामने पीछे चले जा रहे हैं। एक दिन पहले झूठ बोला कि एक अनुमा जी बीच में सचिव, अगर अडानी के चक्कर में मोदी जी इतने झुक गए या भारत सरकार इतनी झुक गई, तो ये भारत सरकार या मोदी जी बार बार इंकार क्यों कर रहे हैं? अमेरिका की मध्यस्थता के संदर्भ में, ट्रंप के दावे के संदर्भ में ये लोग क्यों ऐतराज जता रहे हैं? इस पर आप समझ पा रही हैं क्या है इनका ऐतराज? किसने अभी तक कोई भी उस पर आपत्ति जताई? प्रधानमंत्री ने तो नहीं जताई, ना ही विदेश मंत्री ने जताई, ना ही गृह मंत्री ने जताई। विदेश मंत्रालय के एक बेचारे प्रवक्ता को, जिसको जो आदेश दिया जाता है जाके बोल आता है, थोड़ी देर के बाद उसी की भत पिट जाती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आके बोल देते हैं। तो जब राष्ट्रपति वहां का खुद बोल रहा है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? चुनावी सभा में अनर्गल प्रलाप करते हैं, अभी बताइए ना, सारे देश के सामने वक्तव्य दीजिए ना। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते तो मन की बात में ही बोल दीजिए, उसके अलावा तो उनको कुछ आता नहीं है, सामने आमने बात कर नहीं सकते हैं, पत्रकारों से डरते हैं। उसके बाद अगर वो खुद नहीं कह पाते, और ये कहना चाहिए ना
कि ट्रंप हमें मानसिक रूप से असंतुलित लगते हैं? कहिए ना, हम तो कहने को तैयार हैं। हमें दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। आप तो कह रहे हैं इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्टिंग बोल के डिस्काउंट दे रहे हैं ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब की सारी बातें ऐसी है कोई मानसिक रूप से हिला हुआ आदमी करता है, तो वो कहिए ना, आप उनको इंटरेस्टिंग बोल के और हमारी सरकार का साथ दे रहे हैं। मैं तो समझती हूं भारत के हर नागरिक को यह कह देना चाहिए कि ट्रंप ने ये जो हरकतें की है ये मानसिक रूप से उनके असंतुलित तरीके को दिखाता है। ये बोलने में क्या विषयांतर हो जाएगा। मुझे जाना है डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास, पर उससे पहले आपकी टिप्पणियों पर एक सवाल करना चाहता हूं। आपने बड़ी ही मार्मिक तरीके से और आक्रामक तरीके से, दोनों तरीकों से ये टिप्पणी की, इनको आता तो कुछ नहीं है। बताओ, जिसको कुछ नहीं आता है वो तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। जिसको कुछ नहीं आता है उसको हराना आपको क्यों नहीं आता है? ठीक बात, बहुत सही सवाल, और इसका जवाब जरूर दूंगी मैं। इसका जवाब इसलिए देना चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे मीडिया संस्थानों ने क्या बढ़िया संरक्षण दिया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, पूरी संस्थाएं उनके साथ हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा। उस पत्र में इतने सारे तथ्य थे, क्या किसी का जवाब दिया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जगह भारतीय जनता पार्टी आके जवाब देने लग पड़ी। नहीं समझ में आता क्या? इतनी बेईमानियां हो रही है, लेकिन इन सब का घड़ा एक दिन भरेगा। हम अब किसी जल्दी में नहीं है, भारत की जनता को समझ में आने लगा है, तो हम केवल चुनाव जीतने के लिए कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जो अपने आप होता चला जा रहा है। लोगों के सामने अपने आप भारतीय जनता पार्टी के तथ्य आ रहे हैं। हमारे आचार्य जी की टिप्पणी मुझे हैरत में डाल देती है। जिसको कुछ नहीं आता है, भारत का मीडिया पूरा उसके संरक्षण देने के लिए क्यों टूट पड़ा है? सवाल है ना बड़ा महत्वपूर्ण, कभी उत्तर खोजेंगे। लेकिन अभी तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के पास आते हैं और उनसे जानना चाहते हैं। पूरे देश को आप बताने में जुटे हो अरसे से कि देश सही मायनों में गौरव को अब प्राप्त कर रहा है। देश का सामर्थ्य अब पूरी दुनिया मुग्ध भाव से देखती है। देश की बात पूरी दुनिया बड़ी गंभीरता से सुनती है। चीख चीख कर चिल्ला रहे हो, नहीं नहीं, संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं दी, कोई कान नहीं दे रहा। जिसके साथ आपने संघर्ष विराम किया वो बता रहा है माननीय डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, मदद से यही ये संघर्ष विराम हो पाया, और इतना बड़ा विराम हो पाया कि वो चाहते हैं कि इसके लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, विदेश नीति के मोर्चे पर इतनी बुरी तरीके से क्यों पिट गए आप? देखिए हिमांशु जी, सभी चैनल्स पे चारों ओर चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है विषय तो बहुत लोग समझ रहे हैं, लेकिन पहले मैं जो बात कही गई उसका जवाब जरूर दे दूं। तरीके से सबको हास परिहास में कुछ भी उठ पटांग, अच्छा तब भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप है, जो आपने कहा ना, वोट तक नहीं मिलते इनको इसके कारण। उस बात को वैसे तरीके से रखा, और मुझे तो बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है कि जब ये बोलती है ना कि भाई मैं सेना में, तो इनके तो करियर की जांच होना चाहिए कि जो भारत सरकार के विषय को घटिया कहें, जो भारत सरकार के विदेश विभाग को, विदेश नीति को भारत सरकार के घटिया कहें, तो ये काम काहे कर रही थी सेना? एक मिनट रुकिए डॉक्टर हितेश भाई, तो क्या बहुत व्यक्तिगत हो गए, मेरी इसमें असहमति है, लेकिन मैं साथ में जो बात पूछ रहा चाहता हूँ। हिमांशु जी, व्यक्तिगत टिप्पणी देश के विदेश मंत्री पे की नहीं की? आपने सुनी ना? आपने सुनी कि नहीं सुनी? मैंने सारा सुना। की होती टिप्पणी थर्ड ग्रेड की टिप्पणी के पीछे, उसका जवाब उस टिप्पणी के पीछे के कारण पे जाइए। नहीं तो मैं विदेश मंत्रालय लगातार ये बता कर रहा है। मैं भी अपनी टिप्पणी के कारण में जाऊंगा। ठीक है, आपको पता है क्या है? मेरे देश के विदेश विभाग को, मेरे देश की सरकार को जो घटिया कहेगा, उससे घटिया आदमी नहीं है इस देश में कोई। ये बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं कभी की भी बात कर रहा हूं। मैं रहा सवाल चीन का, हिमांशु जी मुझे जवाब देने दीजिए। रुकिए, बातों का नहीं, पहले सवाल तो आप सुनिए, बहुत कटाक्ष हुए, तो मुझे उनको डील करना जरूरी है। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप 1 घंटे टाइम और बढ़ा दीजिए, मैं सारा अध्ययन करके आता हूं और सब सुनता हूं। लेकिन जब घटिया स्तर पर बातचीत होगी, तर्कों पे तथ्यों पे नहीं होगी, तो क्या मैं उसको ऐसे ही चले जान दूं? हिमांशु जी की अच्छी बात है क्या? हमने हर बार, ट्रंप ने 15 बार कहा तो हमने 30 बार कहा, हमारी सरकार ने कहा। और छोड़िए, सेना के डीजीएमओस बैठ के ब्रीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डीजीएमओ भी ब्रीफ कर रहे हैं ना कि सीज फायर जैसा शब्द नहीं, कि मेरे ब्रीफिंग है या हमारी पार्टी की ब्रीफिंग है, उसको आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे। ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने ये कह दिया, क्या दिया होगा उसने? हमें उससे क्या करना? आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया यार।
अय्यार शब्द को आप विद्वता से यदि समझें तो आप समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल पोजीशनिंग के लिए वो आदमी बोलता रहता है। हम भी जानते हैं इस बात को। हमने कब स्वीकार किया? उसने 15 बार बोला तो हमने 40 बार हमारे अधिकारियों ने और सेना ने। इसके साथ में एक सवाल है। लेकिन सुनिए, आप इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं सर, मैं उसका उत्तर आपको देना चाहिए 100%। और वो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कथन को आप खारिज कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, सेनेट कर रही है। 7 मई 2025 अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अरे हितेश जी पहले सवाल तो सुनिए ना। नहीं, आप मेरे ऊपर मत बोलिए। अरे तो आप सवाल ही नहीं सुनेंगे तो कहां से आप भारत की सरकार कर रही है। अरे भारत की सरकार के संदर्भ में सवाल है और रोज करेगी, रोज बोलता रहे वो। उससे क्या होता है? उसके हितेश जी बोलने आप से? तो सवाल से ही बचने की कोशिश कर रहे हैं। बचने की नहीं, बार बार रोज ये विषय खड़ा होता है, हम उसको रोज खंडन करेंगे। आप खंडन करने की स्थिति में है तो बताइए। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। 10 मई को संघर्ष विराम होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व पटल पर ट्वीट करते हैं और यह बताते हैं कि हमारे लोगों ने कल रात से मेहनत की है और भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। और उसके बाद 5 बजे देश के विदेश सचिव आकर ऐलान करते हैं कि हां हम संघर्ष विराम कर रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास उसके बाद डीजीएमओ की ब्रीफिंग है, वो भी रखी है हिमांशु जी, कि वहां के डीजीएमओ से बात करिए, पूरी बात रखिए, देश के सामने तो है, आप भी रखिए, फ्रेम पूरा करिए ना। उसके बाद लोगों को ओपिनियन बनाने दीजिए। कोई ट्रंप के बारे में बताए, जो देश विरोधी है उनके साथ चलें, जो देश के साथ चलना चाहते हैं देश के साथ चलें। हमें क्या आपत्ति है? अगर आपको इतना ही डीजीएमओ की ब्रीफिंग के संदर्भ में है तो जिस पाकिस्तान के खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, क्यों किया? आपको डीजीएमओ की ब्रीफिंग पे डाउट है? मेरा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले से कैसे पता चला आपको कि संघर्ष विराम हो? मेरा इस पर सवाल है। हिमांशु जी, मेरा भी सवाल है, डीजीएमओ की ब्रीफिंग पे डाउट है आपको? अरे संडे तो सामने प्रमाण के रूप में है। डीजीएमओ की ब्रीफिंग में मुझे डाउट नहीं है, आपको है क्या? आप तो अजीब से बात कर रहे हैं। भाई अजीब नहीं है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मुझे फोन किया और हम इस परिस्थिति में आपसे मिल रहे हैं। अरे लेकिन डीजीएमओ के फोन से पहले ट्रंप से बात करके नहीं हुई? आ रही है इसमें, पॉलिटिकल लीडरशिप कहां आ रही है? कुल मिलाकर हितेश वाजपेयी, अगर हितेश वाजपेयी इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है कि 2 देश अपने संघर्ष विराम का ऐलान बाद में करते हैं और एक तीसरे देश का प्रमुख उसका ऐलान पहले करता है, तो इसके संदर्भ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ तर्क है आपके पास? बिल्कुल बता रहा हूं। हमने शुरू से लेकर आखिर तक, हिमांशु जी, जब से आपने पत्रकारिता शुरू करी थी, हमारी सरकार तो नहीं थी राजनीतिक रूप से, तब से लेकर आज तक भारत का एक ही स्टैंड है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय विषय है। हम इसमें तीसरे पक्ष को कहीं से भी शामिल नहीं करेंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो नहीं है, तो मानेंगे आप इस बात को? और वो स्टैंड आज तक कभी डाइल्यूट हुआ है क्या? नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। और यही बात को हमने यहां भी रखा है। इसीलिए व्हाइट हाउस से और पेंटागन से सब एनालिस्ट सब बता रहे हैं कि भाई इनकी जो बैठक हुई है, उस बैठक में कोई भारत पाकिस्तान के सीजफायर का विषय नहीं था, उनके विषय अलग थे। भाई वो 2 देश हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी सब बात कह रहे हैं स्टूडियो में मौजूद रहकर, तो लेकिन इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान से 1 घंटे पहले कैसे ऐलान कर पाए कि दोनों देश हमारी कोशिशों के चलते संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। ये सवाल और ये अतीत नहीं, मुनीर को ये मौका दे रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आवाज, ये कांग्रेस को मौका दे रहा है, ये मैं मानता हूं। कांग्रेस खेले डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनका क्या एजेंडा, मुनीर का क्या? हमारा एजेंडा, हमारे डीजीएमओ से, हमारी सेनाएं स्पष्ट बोल रही हैं। हमारी सेनाओं ने नहीं बोला कि विदेश से कोई व्यक्ति आया उसने मध्यस्थता कराई। हमारी सेनाओं के डीजीएमओ ने यह नहीं बोला कि हमको फोन ट्रंप का आया था, बोला क्या उनने? किसी ने नहीं बोला ना। हमारी सेनाओं ने यह कहा कि हमको किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा है। डीजीएमओ ने स्पष्ट कहा है कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है और उसमें भी पाकिस्तान से फोन आया है। हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूं, हम राग द्वेष से अलग हटके, ये बहुत ऑन रिकॉर्ड है, इस बात को कई बार कहा जा चुका है और सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आप कभी भी जांच करिए इस बात। तो डॉक्टर हितेश भाई इस सवाल को उत्तर दीजिए। डीजीएमओ ने फोन किया, आप इंतजार में बैठे थे? डीजीएमओ फोन करे और हम तुरंत अपनी कार्रवाई को रोक दें? देखिए, जिन आतंकियों ने उन निर्दोष पर्यटकों को मारा, उन्हें मार चुके थे क्या आप इस पे? क्या वो आपके पकड़े गए थे जो आपने एक डीजीएमओ के आग्रह पर तुरंत संघर्ष विराम करते हैं? हमने नहीं, ये सारा ऑपरेशन वंस इट हैज स्टार्टेड, इट वाज अ इशू ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड सेना का ये विषय है। सेना पूरी तरह आज भी हैंडल कर रही है। सेना को पूरी तरह से इस मामले में छूट है और सेना जो निर्णय लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े होंगे। हमें तो लगा था कि ये साहसिक निर्णय हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है।
आप बता रहे हैं कि मोदी जी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, देखिए, ये केवल सेना मैं को और बता- ब्यूरोक्रेट के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता वाकई दूं, इतना लाचार सिस्टम है हमारा। ये आपका पक्ष है, नहीं, आपने लेकिन कहा। मैंने इसको स्पष्ट कहा जिसको आपने नकार दिया कि ऑपरेशन शुरू होना ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉल होता है। ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके चरण ये पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था होती है, टेक्नोक्रेट्स की होती है। और उसे रोक देना भी प्रशासनिक होता है। ये सब उनके जो टीम फाइट कर रही है, जो बैटल फील्ड में जिसने जान दांव पर लगा रखी है, जो फ्लाइट्स उड़ा रही है, जो ड्रोन उड़ा रही है, जो हमले कर रही है, जो कैलकुलेशंस कर रही है, ये उनके विषय होते हैं स्ट्रेटेजिक। मतलब ये जो देश के लोग भरोसा करके बैठे हैं कि मोदी जी के होते हुए वो चार दुर्दांत आतंकी, और बोल दूं सर, चार दुर्दांत आतंकी इसी पे जिन्होंने 26 पर्यटकों का बिल्कुल, नरसंहार किया था, बिल्कुल, मैं बोल- उन्हें मौत की सजा मिलेगी। मैं इस पे बोल- क्या हमारी भूल है कि हम मोदी जी पे इतना भरोसा कर रहे हैं? ऐसा हितेश वाजपेयी बता रहे। मैं इसको आपको फिर बता देता हूं। इसीलिए बार बार अभी भी कल विदेश सचिव ने इस बात को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है कि जब तक उन लोगों से बदला पूरा नहीं हो जाएगा, जो लोग उसमें शामिल थे, हिमांशु जी, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, जो मेरा समझ है जी, कि जब तक बदला पूरा नहीं हो जाएगा वो लोग जीवित हैं, या ऑपरेशन बंद नहीं होगा। और एक नंबर एक। हाँ। नंबर दो, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल कॉल है। ये भारत और पाकिस्तान की युद्ध नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल टीम जो काम करती है, दो एक्सपर्ट आपके सामने हैं, मुझे लगता है हमें उन पर पूरा विश्वास है और पॉलिटिकल विल उनके साथ अच्छा, है। ये बताइए, आप लोग लगातार ये बता रहे थे कि ये जो पर्यटक हमला हुआ है इसमें मुनीर का हाथ है, पाकिस्तान सेना की सीधी दखलंदाजी है, पाकिस्तान की सेना ही इनको प्रशिक्षित करती है भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बिल्कुल, लिए। इससे आगे भी है। नहीं, रुकिए जरा हितेश, इतनी जल्दी क्या है? स्टूडियो में ही बैठे हैं आप मेरे साथ आज तो। नहीं बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। आप मेरे हर सेंटेंस के बाद सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो सवाल का जवाब दीजिए। तो मैं इसीलिए तो मैं दे रहा हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस मुनीर के हाथ निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे हुए बताते थे, उन खून सने हाथों को आज ट्रंप ने थामा है। बिल्कुल उन नहीं है। ट्रंप ने, बिल्कुल नहीं है। जिनके लिए आप नमस्ते मैं ट्रंप, उसको भी बताता हूं क्या आपकी है। बार ट्रंप सरकार आप करवाते थे। सर, आप कहां बिगड़ गया मामला? आप विशेषण से मुक्त होकर सवाल रखिए, मैं जरूर बता। अरे मैं जानना चाहता हूं भाई, बिल्कुल बता रहा कि हूं। ये खून सने हाथों को वॉशिंगटन मैं आई- स्थित मैं आई- व्हाइट हाउस में मैं आई- थामा गया। मैं आई क्या कहते हैं आप मैं इसे? आई आप भी जानते हैं हिमांशु जी, आप बहुत अच्छे से विदेशी पत्रकारिता को भी समझते हैं कि ईरान पाकिस्तान से लगा हुआ है। आज ईरान और इजराइल युद्ध की अवस्था में है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होना चाहता है। उसको अपनी आर्मी पाकिस्तान के थ्रू एनरूट करनी है। ये वही पाकिस्तान है हिमांशु जी जो 9/11 का जिम्मेदार है। 2000 लोग अमेरिका में मारे गए। सोचिए, ट्रंप उनके साथ बैठ रहा है, आई लव पाकिस्तान कह रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां पर ओसामा बिन लादेन पाया गया था और अमेरिका ने घुसकर मारा था। फिर भी अमेरिका क्या कह रहा है? आई लव यू पाकिस्तान कह रहा है। तो कभी इस अय्यारी को समझो तो सही। आप इसको आप भारत में क्यों खींच के ला रहे हो? वहां पर एक शिया समुदाय, सुन्नी बहुत सारे इसमें एंगल हैं जो बहुत बड़ी इसके एनालिसिस में आ रहे हैं। दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इसको लेकर, जो नॉन पॉलिटिकल इसकी स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल बातें बता सकते हैं। लेकिन मैं केवल इशारा कर रहा हूं, और आपके उस शब्द को मैं क्यों पसंद कर रहा हूं हिमांशु जी, आपने बहुत विद्वता के साथ उस शब्द का प्रयोग किया है कि यह ट्रंप की अय्यारी है। अय्यार शब्द कोई सस्ता शब्द नहीं है। आज उसकी स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग जो है, वो सोचिए उस आदमी के साथ हाथ मिलाने के साथ वो बैठा हुआ है या उसके साथ बैठ के बात कर रहा है। क्या बात करी है कोई नहीं जानता है, लेकिन वो बात उसके साथ कर रहा है जिसने 2000 अमेरिकन मार दिए, जिसको वो टेररिस्ट, ईरान के पास सबसे बड़ा टेररिस्ट हब मानता है, मानता है अमेरिका। पर हम जिसे अय्यार समझ रहे हैं उसकी तो ट्रंप सरकार बनवा रहे थे आप लोग, इसलिए जरा बेचैनी है। लेकिन मुझे जाना है लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी के पास में। आज मैं एक बात कहूं हिमांशु जी, मुझे अच्छा लगा जी। आज आपने मेरा मोनोलॉग नहीं चलने दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने पक्ष को ठीक तरीके से रख पाया। बाकी आप विवेचक जी। तो मुझे संजीव जी के पास जाना है, लेकिन अनुमा जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही है। एक बार अनुमा जी के पास गलत है। देखिए हिमांशु, यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखिए आप भारत की सरकार, उनके प्रतीकों को मत करिए। आप खुद एक फ्लैग बेरर रही हैं। मुझे लगता है उनको छोड़ के आप मोदी जी को दिक्कत नहीं, मुझे भी बोल सकती हैं आप। सेना के बारे में बोलना चाहती हूँ। पहली चीज ध्यान से जी, सुनिए, देश की सेना हमेशा सरकार की तरफ होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज तक बीजेपी से पहले किसी भी सरकार ने सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया था। पहले भी अटल जी ने किया था, कारगिल के बाद जब उन्होंने हमारे सैनिकों के जो फोटो थे वो चुनावी मंच से लगवाए थे, तब जनरल वेद मलिक ने उनको चुनौती दी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री जी, सेनाएं राजनीतिक नहीं होती। तो बीजेपी की सरकार को अगर सेना के कंधे का सहारा ना मिले तो ये कभी सरकार नहीं बना सकते। ये हमेशा इस तरह का अच्छा मैडम, सेनाएं करती हैं, ऑपरेशन सेनाएं करती हैं।
पुलवामा की बात हो। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश के अंदर राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की विदेश नीति के ऊपर इस तरीके की निचले स्तर की बयानबाजियां हो रही हैं। और ये देखना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा ये सारे वाद विवाद और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां करना। और मैं इसके बारे में और क्या कहूं, मैं इसके बारे में मेरे पास अभी सब नहीं है। इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि जहां तक भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो विषय हैं, उसमें किसी भी सरकार को, चाहे वो पहले की सरकारें रही हो, चाहे वो आज की सरकार हो, कभी भी भारत को जो मध्यस्थता का ऑफर स्वीकार न रहा है, न आज है, न कभी भविष्य में होगा। ये बात बहुत स्पष्ट है और इसमें किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप। मैं संजीव जी थोड़ा इसमें आपसे असहमति रखता हूं। रूस यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, हम पेशकश करते हैं कि अगर इसमें बातचीत हमारे माध्यम से हो सकती है तो हम जरूर करना चाहेंगे। इजराइल और ईरान के संदर्भ में तो भी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उससे पहले बताया गया था कि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से, प्रमुखों से हमारे देश की सरकार ने बातचीत करके उन्हें अवगत कराया था कि हम ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं। संवाद किसी भी सियासत का मूलभूत जरूरत के तौर पर देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बात ही क्यों करते हैं? अगर हमें किसी तीसरे की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले हमने विविध स्तर पर बातचीत क्यों की थी? क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं उलझ रहे हैं इस विषय पर? तीसरा पक्ष, हम स्वयं तीसरा पक्ष बनते हैं। पुतिन को जब हम ये बोलते हैं ये समय युद्ध का नहीं है, उस समय हमने नहीं सोचा कि रूस और यूक्रेन के बीच का मामला है, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो हम बोले थे ना। अगर ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई आप दोनों लोग लड़िए मत, बातचीत से समाधान की कोशिश कीजिए, क्या वाकई मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हैसियत नहीं है ट्रंप की, पुतिन की, मैक्रो की या अन्य किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की, जो दोनों देशों को यह कह सके कि आप लोग बातचीत के माध्यम से समाधान की कोशिश कीजिए, कहीं जरूरत है तो हम तैयार हैं? इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ा आप बताएंगे मुझे? देखिए डॉक्टर साहब, आपने ये जो बातें सारी की है ना अभी, ये एक जनरल सामान्यीकरण तरीके से मध्यस्थता, वाद, संवाद, वाद विवाद, विमर्श, उसमें अंतर ही क्या है? लेकिन अंतर है, अंतर होता है। मध्यस्थता अलग चीज होती है, वाद अलग होता है, संवाद अलग होता है, विमर्श अलग होता है, नॉर्मल बातचीत अलग होती है, पुल असाइड भी होता है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी होती है, डेलीगेशन स्तर की बातचीत होती है, 1-to-1 बातचीत होती है और डिफरेंट लेवल की अलग अलग बातें होती हैं, उसके नुआंसेस अलग अलग होते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही भ्रम और दुविधा वाली स्थिति पूरे देश में फैला दी जाती है और ये बार बार हम लोगों को, एक्सपर्ट्स को आकर के एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि संवाद और विवाद और मध्यस्थता, इसमें क्या अंतर होता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जाइए संजीव जी, दो देश हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत का कहना है कि किसी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, यह संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर हमने किया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा देश है पाकिस्तान, वो खुले तौर पर, सार्वजनिक मंच पर और ऐलानिया तौर पर यह कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ी भूमिका निभाई, और इतनी बड़ी भूमिका निभाई संजीव जी कि मुनीर कह रहे हैं कि इसके लिए तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आप जानकार हैं, अमेरिका की अहमियत से हम में से किसी को भी इंकार नहीं है। क्या हमारा इकरार पाकिस्तान अफसर में तब्दील कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठने की तैयारी कर रहा है, या अपने हितों के लिए अमेरिका की भाषा बोलने के लिए तैयार हो गया है? क्या कहते हैं आप? क्योंकि आंकड़े लगातार बता रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, आईएमएफ तो पाकिस्तान को पैसा दे रहा था, वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को पैसा दे दिया, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ऐलान कर दिया पैसे देने का,
वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियां हैं उनमें पाकिस्तान कमाल देखिए, हम बता रहे हैं कि वो आतंकी घटनाओं में शामिल है, उसे आतंकवाद के खिलाफ समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया, तालिबान में प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कहते हैं संजीव श्रीवास्तव जी, चल क्या रहा है? आप मुझे जरा 2-4 मिनट दीजिएगा हिमांशु जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, पहली बात मैं मध्यस्थता के बारे में कहूंगा कि शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन, जिसपे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेटरी हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसमें तीसरे देश की मध्यस्थता दोनों ही देशों को स्वीकार नहीं होगी। ये बात बहुत स्पष्ट है, शिमला समझौते में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब गए थे लाहौर बस यात्रा लेकर के, तो लाहौर डिक्लेरेशन में यही बात थी। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उस पूरे जम्मू कश्मीर के विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, उसको लगातार वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने की कोशिश करता है, और बार बार अपनी पराजय के बाद जो समझौते उसने साइन किए उसमें उस समय तो ये मानता है कि नहीं, इसका हम दोनों ही मिलकर इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन वो बार बार उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की साजिश के तहत वो ऐसा करता है। और ये भारत की जो भारत पाकिस्तान की सवाल है, और वो सवाल ये है कि जिस शिमला समझौते की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक समझौता सिंधु जल समझौता भी है। जब हमने उसे एक तरफा स्थगित कर दिया, तो आपकी जानकारी में, आप तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को एक तरफा स्थगित कर दिया है। आपकी बात आगे। नहीं, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, ये पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता है, बेहद गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र है। वो तो शिमला समझौते को भी स्थगित करने की बात कर रहा है, उसको रद्द करने की बात कर रहा है। वो कब किसके खेमे में जाके बैठ जाए वो कुछ कह नहीं सकते। आज ये जो है फील्ड मार्शल, मैं कहूंगा, वो इज नॉट अ फील्ड मार्शल, ही इज अ फील्ड मार्शल मुनीर, और वो अभी पाकिस्तान वहां व्हाइट हाउस में बैठ के लंच कर रहे हैं। और यही जो मुनीर हैं, ये जाहिर है कि इनके जो पाकिस्तान के हुक्मरान कभी चाइना की यात्रा पर चले जाएंगे। अभी चाइना की यात्रा पर भी शाहबाज शरीफ होके आए थे, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर फरवरी में 2022 में हमला किया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे उसी दिन, और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई कि ये पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये पाकिस्तान कब किसके खेमे में जाके बैठ जाए, इसका कोई चरित्र नहीं है। पाकिस्तान डजंट हैव एनी कैरेक्टर, डजंट हैव एनी बेस फॉर क्या बोलते हैं उसको, विदेश नीति और रक्षा नीति के कंसिडरेशंस का। तो ये जो पाकिस्तान है, इसके बारे में हम उसकी अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता, पावर हंग्री, मनी हंग्री ये राष्ट्र है, ये कब किसके खेमे में क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारत का अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति है, और भारत के जो विदेश नीति का आधार है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हम चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो समझौते किए हैं उसको अच्छे से फॉलो किया जाता है। यदि हमने शिमला समझौते में लिख दिया है कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और दूसरा, मैं ये हिमांशु जी कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध में ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस पर चलेगा, दुनिया की कोई ताकत भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती, और ये भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को ये स्पष्ट रूप से बताया है। संजीव, मैं माफी के साथ में आपसे थोड़ा स्पष्टता की उम्मीद कर रहा हूं। पाकिस्तान के संदर्भ में हम चाहे जितना भी खराब बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान तो ऐसा राष्ट्र है, पाकिस्तान तो वैसा राष्ट्र है, पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो वैसा है, अभी पाकिस्तान कैसा है इस पर बात नहीं हो रही। इतना गया गुजरा है पाकिस्तान, पर उस पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को खाना खिला रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति खाना खिला रहा है जिसके संदर्भ में हमें अतीत में बताया गया है कि उसके साथ हमारे बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी बड़ी उम्मीदें रही हैं। अतीत में डोनाल्ड ट्रंप की भारत के साथ आत्मीयता को लेकर बातचीत होती थी। आप उस सवाल पर जाइए। सवाल इस बात का नहीं कि अमेरिका के संदर्भ में पाकिस्तान क्या कर रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। उसका स्टेटमेंट आई लव पाकिस्तान, जिसको आप बता रहे हो गया गुजरा राष्ट्र, घटिया राष्ट्र, सत्ता लोलुप, पैसा लोलुप, पर वो क्या है, वो है आई लव यू पाकिस्तान। ट्रंप चिल्ला रहा है, इस पर कुछ कहिए ना संजीव जी। इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, हम तो कोशिश करने के लिए 7 डेलीगेशन किस लिए भेजे थे दुनिया में, तमाम सांसदों के, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, पाकिस्तान की
वास्तविक तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए। और जो हमारा दोस्त था सो कॉल्ड ट्रंप, वो बता रहा है अरे क्या दिमाग करो, आई लव पाकिस्तान। इस पर कुछ कहिए संजीव जी। हिमांशु जी, डॉक्टर साहब, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जो हैसियत है वो एक क्लाइंट स्टेट की है, एक ऐसा राष्ट्र जिसका की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन, मैं यूटिलिटी नहीं कहूंगा, उसका शोषण महाशक्तियां करती रही है। सबसे बड़ा शोषण यदि पाकिस्तान का किसी ने किया है तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। सोवियत यूनियन की सेनाओं से लड़ने के लिए ये जो तथाकथित मुजाहिदीन इत्यादि को सीआईए ने जिस तरह से सपोर्ट किया, और वही जो मुजाहिदीन बाद में तालिबान बन गए, और बाद में इसी तालिबान की लड़ाई के लिए अमेरिका ने फिर से मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाला कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, और मुशर्रफ ने रातों रात जो है अपना स्टैंड बदल दिया, और तालिबान को जिसने पाकिस्तान ने खड़ा किया था वो अमेरिका के खेमे में आके बैठ गया, और उसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया और तालिबान की सत्ता खत्म कर दी। और उसके बाद फिर से अनेक तरीके के जो ड्रोन स्ट्राइक और डिफरेंट स्ट्राइक करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की टेरिटरी का हमेशा से शोषण किया है। जो अल कायदा का जो मुखिया था ओसामा बिन लादेन, उसी को जाकर के उसी पाकिस्तान की टेरिटरी में, जिसको कह रहे हैं ये आई लव यू पाकिस्तान, उसी के टेरिटरी में जाकर के अमेरिका ने मारा। और अभी उसके नंबर 2 को भी, अयमान अल जवाहिरी को भी इस तालिबान 2.0 के दौरान काबुल में मारा। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो ट्रीटमेंट है वो जाहिर है कि एक ऐसे राष्ट्र के तरह से है कि जिसको क्लाइंट स्टेट, जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया, एक क्लाइंट स्टेट की तरह से जब चाहता है, जैसे चाहता है उसका शोषण करता है और वैसा उसका शोषण करता है, ये कहना है संजीव श्रीवास्तव जी का। लेकिन मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। हम मुनीर के लंच को लेकर बेचैन हो या अपने देश की सरकार के संदर्भ में गर्वित हो, राजकुमार जी सवाल इस बात का है। अतीत का उदाहरण है कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर अपने हितों को गिरवी रखते हुए अमेरिका के इशारे पर खेलने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वहां की सरकार हो चाहे वहां की फौज हो। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत अमेरिका से बेहतर रिश्ते तो चाहता है पर उसके हाथ का खिलौना नहीं होना चाहता? ट्रंप नोबेल पुरस्कार की खातिर अगर चाहते हैं कि भारत भी उनका साथ दे, तो भारत अपनी संप्रभुता को गिरवी रख के ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ इस तरीके के नजरिए पर आपकी दृष्टि? हिमांशु जी, आपने आपसे मुनीर के लक्ष्य की बात कही। ये ठीक है कि ट्रंप किसको अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं, किसको होस्ट करना चाहते हैं, उनका फैसला है। लेकिन डिप्लोमेसी में और एक राष्ट्राध्यक्ष का कोई फैसला निजी नहीं होता है, उसके दो देशों के बीच भी अर्थ होते हैं और उसका अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी होता है। अगर आप उस नजरिए से देखें तो जिन आसिम मुनीर को पहलगांव हमले के लिए मुख्य तरह षड्यंत्रकारी माना गया, उन्होंने टूरेशन थ्योरी की बात कही और सारी चीजें उसके बाद बिल्डअप होती हैं, और जिसको हमारे यहाँ भी एक तरह से मुख्य खलनायक के तौर पर देखा गया पहलगाम हमले के बाद भी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, अगर उसको दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का शासनाध्यक्ष, और वो लोकतांत्रिक राष्ट्र दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, लंच पर इनवाइट करता है, तो उसके संदेश को भारत के लिए नजरअंदाज कर पाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अगर करते हैं तो हम खुशफहमी के शिकार है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने जिस दिन संघर्ष विराम हुआ उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला था, बिग थैंक यू। और आज आसिम मुनीर ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी संघर्ष विराम में। तीसरा पॉइंट जो आपने उठाया उसका जवाब एच.एस. वाजपेयी जी के पास भी नहीं है और आज तक किसी ने नहीं दिया कि अगर संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, हम उसको एक इंस्पिरेशन के तौर पे कह सकते हैं, एडवाइस के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई भूमिका नहीं थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कैसे कर दिया था, उनको अंतर ज्ञान कैसे हो गया था। चौथा सवाल जो एच.एस. वाजपेयी जी भी तर्क दे रहे थे अपना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर जैसा फैसला हो, चाहे सीज फायर का फैसला हो, इस तरह के फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, सेना अपने आप नहीं लेती। चौथी बात और पांचवी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह का एस्केलेशन हो गया था,
उसके बाद ये देश उम्मीद जरूर करता था कि घुटना बुला दिया था तो 2 दिन में तो पाकिस्तान जमीन पर होता। तो आखिर उस पर रहम खाकर एच एस वाजपेयी जी की बात मान लेते हैं, तो वहां के डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ के पास, और हमने उनका जो अनुरोध था, गुहार था, उस पर रहम खाकर के हमने संघर्ष विराम की बात मान ली। तो हमें हासिल क्या हुआ उससे? उन्हीं ने हमला किया, आज नहीं किया, पिछले 40 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत झेल रहा है। कई बार बात हो चुकी, इंटरनेशनल फोरम पर हो चुकी, डोजियर दिए जा चुके। तो आखिर जब हम बढ़त की स्थिति में थे, या हमारी सेना ने उस बढ़त की स्थिति में हम बुला दिया था, तो अचानक संघर्ष विराम से भारत को क्या हासिल हुआ? नहीं हासिल हुआ तो क्यों किया गया? तो ये सवाल अपनी जगह है। अब आते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में। तो ये बात सही है, संजीव श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, और कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को लंबे समय से अपने भू राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अब आप उसको पाकिस्तान के नजरिए से देखिए, तो पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, उसको बहुत अच्छे से इनकेस करता रहा है। उसके रिश्ते सिर्फ अमेरिका से नहीं है, अमेरिका उनको आई लव यू नहीं कह रहा है, उसके रिश्ते चाइना से भी उतने भी अच्छे हैं। और रूस भी अब पिछले 10 साल से 15 साल से पाकिस्तान के साथ जब टकराव होता है तो हमारे साथ खुलकर के उस तरह से नहीं आता। तो पाकिस्तान इस पूरे गेम में हम जो मान के चल रहे हैं वो कंगाल भी है, बदहाल भी है, आतंकवाद का पालन पोषण करता है। संजीव श्रीवास्तव जी ने भी याद दिला दिया कि तालिबान उन्होंने खड़े किए थे कोल्ड वॉर के दिनों में। लेकिन पाकिस्तान अगर उसकी नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो लूजर नहीं है। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, चाइना, रशिया आज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। चाइना और अमेरिका खुलकर के पाकिस्तान के साथ है। ये ठीक है कि भारत उस तरह के समझौते नहीं कर सकता, अमेरिका को उस तरह के डिस्काउंट नहीं दे सकता, शायद किसी कंट्री को नहीं दे सकता, लेकिन हमें जरूर समझना होगा कि हम आज कहां खड़े हैं, दुनिया में कौन आज हमारे साथ खड़ा है। और पाकिस्तान टेररिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, या कहिए आपको नर्सरी होते हुए भी हर जगह से उसको मदद भी मिल रही है, समर्थन भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति पर, उस पर राजनीति हो या ना हो, लेकिन उस पर गंभीर विमर्श की जरूरत जरूर है। संजीव जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार संजीव जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी संजीव जी। हाँ, देखिए, मैं राजकुमार जी की मैंने बात सुनी, और उनके अपने कुछ वैलिड विचार हैं, लेकिन कुछ बातों से मैं असहमत अवश्य हूँ। और मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहां तक भारत की जो विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति का प्रश्न है, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। और जो राष्ट्र पाकिस्तान के साथ अपना एंगेजमेंट्स बनाए हुए हैं, उसका आशय ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के हित में है। मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है बेहद अंधकारमय है। महाशक्तियां उसका शोषण कर रही हैं। वो राष्ट्र आंतरिक रूप से भी काफी विभाजित दिखाई देता है। वहां पर इथनिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज आपस में ही लड़ रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति है। और ऐसे में उसके सर्वाइवल के लिए ये जो महाशक्तियां हैं उसको कुछ चंद टुकड़े दे देती हैं, कुछ चंद डॉलर्स दे देती हैं, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह दे देती हैं। उसका आशय ये नहीं है कि वो उसके साथ खड़े हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और मेरा ऐसा, आपकी बात तो ठीक है, पर आपने राजकुमार सिंह जी की इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि अगर 3 दिन में हम पाकिस्तान को घुटने पर ला चुके थे तो अचानक हमने संघर्ष विराम क्यों कर दिया? और तब कर दिया जब हम 4 आतंकियों को ना तो मार पाए और ना पकड़ पाए, जो वस्तु तो उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। हितेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हितेश जी। सर, मैं इसी बात को एड्रेस करना चाहता हूं बहुत शांत मन से, और जो मैं कह रहा हूं हिमांशु जी, वो सेनाएं कह चुकी, उसी को फिर रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह वो देख रहे हैं। पहली चीज, सेनाओं को बार बार ये कहना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ ही यही है हिमांशु जी कि जब तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिनने घटना कारित करी, तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन उन आतंकियों के खिलाफ है। पाकिस्तान की सेना से डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं है या नेशन का नहीं है। एक दूसरी चीज, ये ऑपरेशन पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रहा है। प्रिसाइजली जो डिसीजंस लिए गए हैं वो आतंकी आउटफिट के लिए गए हैं और घोषित तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया गया। और डीजीएमओ ने यह भी बताया
कि हमने जो नुकसान उनको पहुंचाया है, जो सिलेक्टेड 13 साइट्स थी लगभग, उनको हमने जो तय किया था वो किया। मतलब जो उन्होंने पहले चरण में डिसाइड किया था हिमांशु जी, उसको प्राप्त किया। उसके बाद जो एस्केलेटरी रिस्पॉन्सेस चल रहे थे, जिसको आप लोग टैक्टिकल रिस्पांस बोलते हैं कि उनके यहां से ड्रोन आए, हमने मारे और बेचा, ये चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान को हैवी नुकसान हो रहा था। रोज ब्रीफिंग हो रही थी, और उसको रोकते हुए जब उनका बेस एक खत्म हो गया, तब पाकिस्तान ने कहा कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हम भी फायरिंग नहीं करेंगे, आप भी बंद करो। ये भी आपके सामने है सारी चीजें। देखिए, मैं तो कोई वहां नहीं था, जो ब्रीफिंग की गई है सेनाओं द्वारा, उसी के आधार पे मैं भी रख रहा हूं। उसके आधार पर ये एक स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल पॉज है, कह सकते हैं हम। तो मैं नहीं समझता कि इसको इसी तरह जाकर देखना चाहिए। और बिल्कुल एक आखिरी बात सर जी, एक बस मैं और कह दूं कि आज हम जब बात कर रहे हैं हिमांशु जी, तो दृश्य दुनिया का बदला हुआ है। आज ईरान और इजराइल को देखकर एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रीपोलराइजेशन हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का रास्ता चाहिए अमेरिका को। नहीं तो कोई पाकिस्तान ने गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई फेवर्ड नेशन नहीं है उनका। आज भी वो दूसरे नंबर का, ईरान के बाद सबसे ज्यादा टेररिस्ट नेशन है, ये मेरा कहना है। तो ये एक रीपोलराइजेशन विपरीत दूसरी परिस्थितियों में हो रहा है, जब मिडिल ईस्ट और सब एंगेज होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिदृश्य बहुत चेंज हुआ, और अभी ये फर्स्ट प्रायोरिटी विश्व के सामने बन गया है। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि पाकिस्तान जितनी भी बदहाली में हो, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के स्वर जब पाकिस्तान के साथ दिखते हैं, तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते मन में बेचैनी आती है। अगर जिस मुनीर के हाथ हम अपने भारतीयों के खून से रंगे हुए देख पा रहे हैं, और ट्रंप जब उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो हमें बेचैनी होती है। और जब ट्रंप संघर्ष विराम से पहले ट्वीट कर देते हैं कि हमारी कोशिश से संघर्ष विराम होने जा रहा है, और उसके बाद में ये कहा जाए कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं, तो हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं, जिनको उत्तर की हम अपने देश की हुकूमत से अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन सवालों के उत्तर हमें मिलेंगे, और पाकिस्तान में जो लोग भारत में हमले के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि यकीन कीजिए किस पर, यकीन में क्या है। यकीन कीजिए किस पर, यकीन में क्या है। मुझे पता है मेरे आस्तीन में क्या है। गोविंद गुलशन ने जो एक कमाल की बात कही थी, ये भारत को पता है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तो अपना